सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये चौथा है। तो अभी यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो अभी मैं जैसे बोला कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर काफ़ी फोकस कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या यूनिट्स रखे हैं? मास, जैसे ये बेसिक चीज़ है, मास का यूनिट है, यहाँ पे मैं यूनिट्स लिखूँगा। देखिए, अगर आपको 2 मीटर = 3 सेकेंड जैसा चीज़ लिख के गलती नहीं करना है, तो आप दो चीज़ कर सकते हैं। आप आइदर यूनिट्स ट्रैक कीजिए, नहीं तो डायमेंशंस ट्रैक कीजिए। हर जगह यूनिट्स ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि कितना यूनिट्स आप लिखोगे वहाँ पे। है पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आप एक्सपीरियंस के इसको भी कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन हम लोग कुछ वर्ड्स नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशंस, ये कुछ बस ये है, बस एक सिंबल टाइप का सोच लो। अभी इसका समझ में नहीं आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं एग्जांपल्स करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। डायमेंशंस और यूनिट सेम ही काइंड ऑफ होता है। जब आप उतना सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये दोनों अलग अलग है। और मैं बताऊंगा कि डायमेंशंस को कैसे यूज़ करना है। अभी बस आपको सिंबल टाइप का सोच लीजिए बस अभी। तो मास का यूनिट है केजी। हाँ, हम लोग और एक चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं MKS। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। मतलब ये MKS सिस्टम, मतलब इसको बोलते हैं SI सिस्टम, इसको और एक नाम है SI, मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये सब साइंटिफिक कम्युनिटीज़ जहाँ वर्ल्ड के हैं सब मिल के डिसाइड किए हैं ये यूनिट हम लोग सिलेक्ट करेंगे बोल के। और यूनिट सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। गलत आप यूनिट से भी हो सकते हो, गलत यूनिट चूज़ करके आप कैलकुलेशंस मिस्टेक करोगे। तो सब एक ही कंसिस्टेंट रहेंगे बोल के ये यूनिट सब सिलेक्ट किए। ये बस यही बोल रहा है कि आप लेंथ के लिए मीटर यूज़ कीजिए, K फॉर किलोग्राम, मतलब आप मास के लिए किलोग्राम यूज़ कीजिए, और S फॉर सेकेंड, टाइम के लिए आप सेकेंड यूज़ कीजिए। बस इसका मतलब यही है, उसी से MKS लिखा हुआ है। और मास का किलोग्राम, मास का केजी है। लेंथ का हम लोग यूज़ करते हैं मीटर, जिसको स्मॉल m लिखते हैं। और टाइम का हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंड, जिसको स्मॉल s लिखते हैं। अभी इसके बाद बहुत सारा है। करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, इसका यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए। टेम्परेचर है, जिसका यूनिट है केल्विन, ये स्मॉल के है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो ज़्यादातर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 10⁻24 पार्टिकल्स होते हैं इतना छोटे में। तो उसको गिनने में ये यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप केला गिनते हैं, कैसे गिनते हैं? 1 डजन केला दो, मतलब 12 केला दो। ये 1 मोल आपको इसका यूनिट है मोल। 1 मोल मतलब होता है 6.6 × 10⁻24 अराउंड होता है। श्योर नहीं हूँ नंबर पे मैं। तो इतना पार्टिकल्स होते हैं। तो ये डज़न का टाइप का सोच लो। ये छोटा छोटा पार्टिकल सब एटॉमिक लेवल पे गिनने का काम आता है। और सबसे पांचवा है लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको यूज़ होता है कैंडेला। तो ये यूनिट सब है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इस पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस है न्यूटनियन मैकेनिक्स में ये पहला 3, क्योंकि काइंड ऑफ सोच लो ये 3 इन चारों से ज़्यादा फंडामेंटल है। क्यों है समझना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत एडवांस फिजिक्स चाहिए, बस यही है। लेकिन यही बस जान लीजिए कि ये तीनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हम एक अभी तो यूनिट्स लिखते हैं, अब डायमेंशंस लिखना है। इसका डायमेंशन हम लिखेंगे, मास का M से शुरू हो रहा है तो हम उसका डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल M। ये बस एक सिंबल टाइप का भी सोच लो। मैं इसका यूज़ जब करूँगा आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा लिख रहे हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेंथ का है कैपिटल L, टाइम का है कैपिटल T, और ये सब भी मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट का लिखते हैं I, कैपिटल I। कोई A भी लिखता है लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा, A यूनिट भी है, A डायमेंशन भी है, तो हम लोग कैपिटल I यूज़ करेंगे। टेम्परेचर का आप क्या करें, हम लोग T तो यूज़ कर लिए, T यहाँ नहीं लिख सकते हैं, टाइम पे यूज़ कर लिए। तो टेम्परेचर का हम लोग लिखते हैं कैपिटल K, क्योंकि यूनिट केल्विन है तो स्मॉल के केल्विन लिखते हैं, कैपिटल K इसको लिखते हैं। मोल का ऐसे ही मोल रहता है, और कैंडला का ऐसे भी कैंडला रहता है। मैं बोला था यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम चीज़ है, बस आप उतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए कि ये समझ में आए आपको। लेकिन
हम लोग के लिए यही 3 इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं अभी डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ये जब आएगा उतना बाद में मैं बोलूँगा कैसे करना है आपको ये सब चीज़ से डील। लेकिन फ़िलहाल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए ये 3 ज़रूरी है। तो ये 3 मैं ये याद रखिए, इसको बहुत इजी चीज़ है। मास का डायमेंशन m फर्स्ट लेटर सब, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल है, t का टाइम बस कैपिटल लेटर में लिखना है। अब ये इतना छोटा सा आइडिया आप सोच सकते हैं कैसे आपको मतलब आंसर गेस करने का मतलब मौका दे देगा। कैसे इतना छोटा सा आइडिया, ये इतना ही है बस डायमेंशंस, इतना छोटा आइडिया। बस m के जगह मास के जगह पे m लिख दीजिए, l लेंथ के जगह पे l लिख दीजिए, टाइम के जगह पे t लिख दीजिए। इतना ही बस करना है, लेकिन आप आंसर गेस कर सकते हैं इससे। आपको फार्मूला, बड़ा बड़ा फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा इससे। मैं बताऊंगा कैसे करना है जब कोर्स में आगे जाएंगे हम लोग। तो आपको कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा, और याद रखना भी नहीं चाहिए फिज़िक्स में। फिज़िक्स में आप याद रखने का कोशिश करोगे तो अक्सर आप हर कुछ गलत करोगे। तो हम लोग याद नहीं रखते हैं। यही डायमेंशन एनालिसिस ही सबसे पावरफुल आइडिया है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी सिखाएगा, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ भी देगा, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी याद कराएगा, यहाँ तक कि आंसर आधा आपको गेस भी करा देगा। मैं बताऊंगा कैसे, क्वेश्चन आपको दूंगा, आप बस कुछ भी पता नहीं होगा उसके बारे में, आपको ना पता है, आपको लॉज ऑफ मोशन क्या है कुछ नहीं पता होगा, फिर भी आप आंसर गेस कर लोगे अगर इसमें स्ट्रांग हो तो। पूरा आंसर गेस नहीं कर सकता, मैं पहले बता रहा हूँ। आप 50% आंसर गेस कर दोगे, और बाकी 50% कम से कम कुछ नहीं होने से अच्छा तो 50% है। तो आप कुछ नहीं जाने भी 50-60% गेस कर लोगे। तो यही हम लोग करते हैं। हम लोग को जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं फिज़िक्स में, हम लोग सबसे पहले उसका डायमेंशन सब चेक करते हैं, और उससे हम लोग आधा आंसर तो गेस ही कर लेते हैं। उसके बाद बस सॉल्व करना रहता है। तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको याद रखिए। आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद प्रॉब्लम कीजिए जब तक। और क्यों प्रॉब्लम कीजिए? क्योंकि लगता है थ्योरी में आप सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम करने जाएंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी में आप उतना स्ट्रॉन्ग होगी। और अभी भी आपको इसमें से कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो मेरे प्रॉब्लम जब क्वेश्चंस करूँगा मैं, आप सब समझ में आ जाएगा, आपको एग्जाम्पल सब करूँगा तो अभी पता चलेगा ये सब हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। तो मैं ये साइड में लिख देता हूँ डायमेंशंस। मास का डायमेंशन है कैपिटल एम, लेंथ का है कैपिटल एल, टाइम का है कैपिटल टी। ओके, देखिए इतना आपको बस याद रखना है। ये बहुत इजी है, बस स्टार्टिंग लेटर ही तो याद रखना है। हाँ, और इससे पहले और एक चीज़ देखिए, एमकेएस सिस्टम जो एसआई सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन और बहुत सारे यूनिट्स है जैसे सेंटीमीटर, फिट, लेंथ को मेज़र करते हैं, वो सब क्या है। तो और कुछ सिस्टम है जिसको बोलते हैं CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि आप लेंथ को सेंटीमीटर पे मेज़र कीजिए, वजन को जिसको बोलते हैं मास को आप ग्राम पे मेज़र कीजिए, और टाइम को सेकंड पे मेज़र कीजिए, इसीलिए इसका नाम CGS है। और एक सिस्टम है FPS, इसका मतलब F फॉर फुट। आज भी आप लोग अपना हाइट फुट में बोलते हैं। कहीं लोहा खरीदने जाएंगे, लंबा इतना फिट लोहा दीजिए, स्क्वायर फीट यूज़ होता है एरिया के लिए, तो फिट यूज़ होता है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब फिज़िक्स में यूज़ नहीं होता है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ज़्यादातर उसमें आप MKS ही यूज़ करते हैं, लेकिन बस जानिए। और P फॉर पाउंड और S फॉर अभी भी सेकंड। इसका मतलब ये है कि आप लेंथ के लिए फुट यूज़ कीजिए, मास के लिए पाउंड यूज़ कीजिए, S फॉर सेकंड यूज़ कीजिए, इसीलिए इसका नाम FPS है। टाइम के लिए सेकंड यूज़ कीजिए। अब कहाँ यूज़ होता है फिज़िक्स में FPS? कहीं नहीं यूज़ होता है। मेरे को लगता नहीं कि मेरे को कुछ पता है ऐसा ब्रांच मैं पढ़ा हूँ, लेकिन उतना कुछ कहीं यूज़ ज़्यादा नहीं होता है FPS। ये बस हाइट वाइट बोलने के लिए यूज़ होता है। हाँ, CGS यूनिट यूज़ होता है। ये कहाँ यूज़ होता है? ये आपका फ्लूइड डायनेमिक्स में यूज़ होता है। CGS यूनिट फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब है आप न्यूटोनियन सेट ऑफ रूल्स लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसको यूज़ कीजिए फ्लूइड को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं अभी बोला था पहले, हम लोग पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसको यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स लीजिए और फ्लूइड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, उसका नाम हो जाएगा फ्लूइड डायनेमिक्स। तो वहाँ क्यों यूज़ होता है मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको फील होना चाहिए कहाँ यूज़ होता है। इतना सारा सिस्टम है, ये इसलिए यूज़ होता है
कि डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको हम लोग रो लिखते हैं, रो इट सब डब्ल्यू इसलिए लिखा हूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर CGS यूनिट में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ ग्राम यूज़ कर रहा हूँ, यूनिट क्या होना चाहिए 1 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए हम लोग का SI में, लेकिन यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है CGS में, क्योंकि ये 1 है बोल के यूज़ करते हैं। मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे कॉमन फ्लूइड है वाटर, हम लोग सब फ्लूइड को उसी के साथ कंपेयर करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वाटर के साथ हम लोग का फील है थोड़ा, मतलब हम लोग डेली यूज़ करते हैं, उसका कैसा है, कितना डेंस है, क्या है, सब हम लोग को पता है। तो इसी के लिए वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। उसी CGS यूनिट में वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो ये 1 डील करने में इजी है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो किसी के साथ, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, डिवाइड करो कुछ नहीं। आप अगर SI सिस्टम में यूज़ करोगे तो ये होगा 10 to the power 3 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि आपको kg मीटर यूज़ करना पड़ेगा SI में, तो ये 1000 आ गया है। डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, बहुत आता है डेंसिटी ऑफ वाटर। ये 1 है, इसीलिए इतना फ़ायदा देता है ये, क्योंकि जो लोग फ्लूइड डायनेमिक्स करते हैं वो CGS यूनिट यूज़ करते हैं, नहीं तो उसके अलावा कहीं नहीं है, मोस्टली कहीं नहीं है। आजकल तो CGS वहाँ भी जाके SI सिस्टम यूज़ होने लगा है, क्योंकि CGS सिस्टम आप यूज़ करोगे तो गलती कर बैठोगे कहीं कहीं, क्योंकि कोई बुक्स आजकल मेरे को लगता नहीं कोई भी बुक्स होगा जो CGS यूनिट पे काम करता होगा, तो बहुत रेयर है। और कुछ जगह यूज़ होता है, जैसे कि मैं भूलना नहीं चाहता, ये सब डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जैसे कि आप जब पढ़ेंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये सब बहुत एडवांस टॉपिक सब है, वहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन छोड़िए वो सब ज़रूरी नहीं है, तो बहुत रेयर यूज़ होता है। आप MKS SI सिस्टम पे डील कीजिए। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये पार्ट अच्छे से देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको अभी तक जितना कुछ पढ़े हैं उसको क्वेश्चन से आपको क्लियर करके देगा, नहीं तो बिना क्वेश्चंस का आपको लगेगा आप सब समझ गए हैं, लेकिन आपसे कुछ नहीं समझे आप, मतलब मेरा मतलब यही है, नहीं समझ पाएंगे। बिना क्वेश्चन का अधूरा है, कंप्लीट ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या ज़रूरत है, मैं वही कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि इसका क्या यूज़ है, मास की जगह M लिख देना, लेंथ की जगह L लिख देना, टाइम की जगह T लिख देना, इसमें कौन सा बड़ा बात है, कोई लिख सकता है, लेकिन यूज़ क्या है जो इतना मैं बोल रहा हूँ, ये पावरफुल आइडिया है कि आप आंसर तक गेस कर लोगे। ये देखिए, ये धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आपको पहले डायमेंशंस निकालने आना चाहिए। तो हम लोग कुछ डायमेंशन निकालते हैं। देखिए पहले डायमेंशंस निकालेंगे स्पीड का। देखिए स्पीड का डायमेंशंस निकालने के लिए आपको थोड़ा फार्मूला आना चाहिए। मैं अभी बताया नहीं हूँ फार्मूला, लेकिन धीरे धीरे मैं बताऊँगा। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड का अगर फॉर्मूला ये है तो डायमेंशंस को हम लोग ये ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। सोच लो स्पीड को मैं v लिख रहा हूँ, इसके जगह v लिख रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं d लिखने की कोशिश करूँगा, टाइम को t लिखने की कोशिश करूँगा। दैट इम्प्लाइज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी अगर डायमेंशन निकालें, इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका मतलब मैं डायमेंशंस लिख रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ डायमेंशन ऑफ v वेलो स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d डिस्टेंस ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। अभी देखिए डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या है, मैं अभी बोला डिस्टेंस मतलब एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशंस होगा d फॉर आप l लिखिए डिवाइडेड बाय t। टाइम का डायमेंशन ये स्मॉल t लिखिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, ये टाइम है और टाइम का डायमेंशन हम लोग लिखते हैं कैपिटल T, तो ये L डिवाइडेड बाय T होगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये ऊपर ले जाएंगे तो T⁻⁻1 हो जाएगा, ये है। अब ये क्या इतना कुछ बता दिया, बस ये लिख दिया। अब ये आपको बता रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बोल रहा है कि वेलोसिटी के अंदर एक लेंथ है और एक टाइम इनवर्स है। वेलोसिटी दो चीज़ से बना हुआ है, एक लेंथ है एक टाइम इनवर्स है। और कोई भी वेलोसिटी आप कहीं भी बड़ा बड़ा नाम सुन लीजिएगा फिज़िक्स में कि एस्केप वेलोसिटी, जो कि होता है अर्थ का ग्रेविटी से कितना स्पीड से जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जितना भी दुनिया में वेलोसिटी स्पीड सब है ना, सबका डायमेंशन सही होना चाहिए।
सबका। वो आप दुनिया में कोई भी ऐसा स्पीड नहीं है जिसका डायमेंशन इससे अलग होना चाहिए, भले ही उसका नाम बहुत कुछ होगा। तो है तो यही बस, उसमें एक लेंथ है और एक टाइम इनवर्स है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बताता है कि उसमें ये बेसिक चीज़, ये तीनों बेसिक है, मास, लेंथ और टाइम, वो कितना कितना है। डायमेंशनल एनालिसिस आपको वही बताता है, क्योंकि वेलोसिटी का आपको पता नहीं कितना लेंथ है, कितना मतलब उसके अंदर कितना लेंथ इन्वॉल्व है, कितना टाइम स्केल इन्वॉल्व है, ये आपको वही बताता है बस, कि इसमें एक लेंथ है एक टाइम इन्वर्स है। ये थोड़ा फील नहीं हो रहा होगा आपको, मेरे को पता है, मतलब एक लेंथ है एक टाइम इन्वर्स है मतलब क्या नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही बोलता हूँ मैं, जब आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, मेरे को भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था मेरे को ऐसा लगा था क्या है इसका मतलब, क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे, एक्वेंटेड हो जाएंगे इससे, आपका ब्रेन इतना रीवायर हो जाएगा कि ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे, और ये एक बहुत रेडिकल आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि और एक चीज़ एग्जांपल्स देता हूँ, इसीलिए एग्जांपल करना ज़रूरी है, मैं बोलता हूँ। आप सोच लीजिए एक्सेलरेशन का निकालोगे, एक्सेलरेशन में डायमेंशंस निकालोगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो इसका डायमेंशन होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका डायमेंशन ये डायमेंशन ऑफ दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी निकालते, एल टी टू द पावर -1, ये होगा एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम का और एक टी होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये सब मिटा के, सब ज़रूरी नहीं है अभी। तो यहाँ हम लोग लिखे एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा एल टी टू द पावर -2। अब ये क्या बोलना चाह रहा है आपको, ये आपको बोलना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है जो आपको कभी नहीं फील हुआ है। एक्सेलरेशन क्या है, हुआ है फील, लेकिन स्टार्टिंग में आप फील नहीं कर सकते क्या है वो, जो भी है उसके अंदर एक लेंथ है, एक लेंथ है और दो टाइम इनवर्स है, टी टू द पावर -2 है। मतलब एक्सेलरेशन दुनिया में जो टाइप का, अभी बहुत बड़ा बड़ा नाम सुनेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन, और बहुत चीज़ें। तो उतना बड़ा बड़ा नाम सुनेंगे, लेकिन सब है एक्सेलरेशन और सबका डायमेंशन यही है। एक्सेलरेशन नाम लिए तो उसका डायमेंशन यही होना चाहिए, इससे अलावा कुछ हुआ तो वो एक्सेलरेशन नहीं है और कुछ है। तो ये बहुत स्ट्रेंथ आपको दे रहा है डायमेंशन एनालिसिस, मेरे बोलने के हिसाब से। आप इतना जनरल स्टेटमेंट बोलने का मतलब सक्षम रख रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं दुनिया में जितना एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन होना चाहिए एल टी टू पर -2। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सबके, आप कुछ भी बात सबके लिए नहीं बोल सकते हैं, सब अच्छे हैं थोड़ी ना, ऐसा सच है। कुछ भी एक ऐसा नहीं है जो आप सबके लिए बोल सकते हैं, सबके लिए वैलिड हो। ये एक छोटा सा चीज़ है जो आप सबके लिए बोल सकते हैं। सब एक्सेलरेशन का डायमेंशन यही होना चाहिए, उसमें एक लेंथ होना चाहिए, दो टाइम इनवर्स होना चाहिए, उसी से बना है एक्सेलरेशन। सेम और एक एग्जांपल दीजिए, एनर्जी। एनर्जी एक बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी है फिज़िक्स में, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे जब आपको पढ़ाऊँगा पता चलेगा। हम लोग डिराइव करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या है ये सब, और सब हम देखेंगे कैसे ये बहुत डीप प्रिंसिपल है फिज़िक्स का। अभी पहले गया वेलोसिटी का, मैं ये सब लिख दे रहा हूँ ये क्योंकि याद रखना ज़रूरी है, याद रह जाएगा, ये छोटा छोटा चीज़ है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है एल टी टू द पावर -1, इसमें एक लेंथ है एक टाइम इनवर्स है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी टू द पावर -2, इसमें एक लेंथ है एक दो टाइम इनवर्स है। अभी फोर्स का निकालते हैं, चलिए पहले एनर्जी का निकालते हैं। एनर्जी क्या, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सब एनर्जी सेम होता है, तो हम लोग को जिसका फॉर्मूला याद पता है उसी का निकालते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है हाफ m मास टाइम वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी को, सोच लो हम के ई, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ के ई, तो इसका हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, ये लिखिए, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ m v स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ टाइम डायमेंशन ऑफ मास टाइम डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। अभी देखिए अच्छे से, हाफ का डायमेंशन क्या है, नंबर्स का कुछ डायमेंशन नहीं होता है।
समझ में आया? नंबर्स का कुछ भी डायमेंशन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़ीरो है, अब यहाँ ज़ीरो लिख के सब कुछ ज़ीरो लिख दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर्स का डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब इसका डायमेंशन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका डायमेंशन 1 है, सोच लो। सोचने का क्या है, डायमेंशन ही नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है नंबर का डायमेंशन। सिंपल फैक्ट है, नंबर मैटर नहीं करता है, करता है जब आप एग्जैक्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं आपको आगे जब जाओगे मैं फील करवा दूंगा कि ऐसा फैक्टर सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको फील हो जाएगा। और हम लोग ज़्यादा वरी भी नहीं होते, 1/2, 2/3 एक होगा तो। हाँ, एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मैं मानता हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये इसका कुछ नहीं है। तो इसका कुछ डायमेंशंस नहीं, बस ये याद रखिए, नंबर का कुछ डायमेंशंस नहीं रहता है। ये मत बोल दीजिएगा नंबर का डायमेंशन 0 होता है। 0 होगा तो क्या मतलब सब मल्टीप्लाई करके 0 लिख देंगे क्या? नहीं, डायमेंशंस होता ही नहीं है, काइंड ऑफ 1, लेकिन एग्जैक्टली 1 क्या बोलूँ मैं, तो डायमेंशन नहीं होता इसका, आप वैसे ही समझिए। तो आप इसको 1 को कुछ इग्नोर ही कर दीजिए। तो इसका डायमेंशन m और v का स्क्वायर का है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन हम लोग लिखते हैं कैपिटल M, और v का डायमेंशन हम लोग अभी लिखे ये v का डायमेंशन है L⁻⁻⁻1, L⁻⁻⁻1, लेकिन उसका स्क्वायर है यहाँ, तो स्क्वायर देना पड़ेगा। तो ये है m L² हो जाएगा ये जब ब्रैकेट खोलोगे, और T⁻², ये एनर्जी का है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का है डायमेंशन। ये सब एनर्जी का है, खाली काइनेटिक एनर्जी का क्यों है नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े हैं, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर चेंज कर पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी हीट एनर्जी, कभी और कोई टाइप का एनर्जी, तो सब सेम होना चाहिए। आप इस डायमेंशन फुल मतलब कभी एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी नहीं बना सकते हो, नहीं। अगर सब एनर्जी का डायमेंशन सेम नहीं है, सोच लो आपका हीट एनर्जी का डायमेंशन कोई अलग होता तो आप कभी भी काइनेटिक एनर्जी से हीट नहीं जनरेट कर सकते। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो सब एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो एनर्जी का डायमेंशन ये है, एनर्जी का डायमेंशन है mL² T⁻²। मेरा मतलब है एनर्जी में एक मास है, 2 लेंथ है, 2 टाइम इनवर्स है। ये सब चीज़ बहुत मतलब नहीं लग रहा है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्या करेंगे ये जान के, लेकिन मैं बताऊंगा क्या करेंगे आप जान के। ये तो एनर्जी में एक मास है, 2 लेंथ का स्क्वायर है, 2 लेंथ है और 2 टाइम इनवर्स है। सिमिलरली आप फोर्स निकालिए, और सब एनर्जी का वही है, मैं क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़े हैं, 1 एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, 1 फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 चीज़, कभी आपको देखिए, कभी एक चीज़ वाइट दिख रहा है, कभी रेड दिख रहा है। मान लीजिए एक आपके पास कोई आइटम है, थोड़ा देर में देख रहे हैं वो रेड दिख रहा है, और थोड़ा देर बाद देख रहे हैं वो ब्लू दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक ही आइटम है, बस उसका 2 फॉर्म है, एक कभी रेड दिखता है, कभी ब्लू दिखता है, लेकिन वो है एक ही चीज़। वैसा ही काइनेटिक एनर्जी से हम लोग ये फॉर्मूला निकाले। आप मत सोचिए कि ये खाली काइनेटिक एनर्जी का है, क्योंकि कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकता है, कभी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाएगा। जैसे कि ये कभी रेड ब्लू हो सकता है, कभी ब्लू ग्रीन हो सकता है, तो बस डिफरेंट फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन है एक ही चीज़। सब एनर्जी का डायमेंशन यही होगा, mL² T⁻²। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। अभी इसके बाद हम लोग निकालते हैं, चलिए फोर्स का, ये एक एग्जाम्पल है फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका होगा मास, अभी आप खुद ही निकाल दीजिए, आप खुद ही निकाल सकते हैं ये, क्योंकि हम लोग को मास का पता है, एक्सेलरेशन का पता है। आप पॉज कीजिए वीडियो, आप खुद निकालने का कोशिश कीजिए क्वेश्चंस। ऐसे ही होता है, आप खाली मेरे से देख के अगर कर लेंगे सब कुछ तो नहीं होगा। आप खुद करने का कोशिश कीजिए मेरे से, उसके बाद पॉज रिज्यूम करके आप वेरीफाई कीजिए कि सही कर रहे हैं कि नहीं। मास का डायमेंशन ए है, लेंथ एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी देखिए L⁻²है। तो फोर्स का डायमेंशन जिसको हम लोग F लिखते हैं ये है mL⁻²। ये भी आपको याद रखना है, ये एक चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, भले ही एनर्जी का नहीं आता है, क्योंकि एनर्जी का आता है, लेकिन ये याद रखेंगे तो ये एनर्जी याद रख लेंगे, क्योंकि mL⁻² फोर्स का है, और इस पर एक खाली 2 लिख देंगे, L⁻1 है ये, L⁻2 लिख दिए तो एनर्जी का हो जाएगा। वो सब मैं बताऊंगा धीरे, ये आपको याद रखने का अभी ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए।
टाइम के साथ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये इतना आता है, मैं हर इक्वेशंस के साथ ये डायमेंशनल एनालिसिस करूँगा, आप देखिएगा। और इतना ये आप एनकाउंटर करेंगे मेरा वीडियो सब में कि आपको ये सब डायमेंशन याद ही हो जाएगा, आपको अभी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। मेरे को भी ऐसे ही याद रहा है। फोर्स का डायमेंशन है mL/T⁻⁻1। अभी एक डायमेंशन आप पॉज कीजिए, खुद ही निकालिए। यह है मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन, इसको हम लोग P लिखते हैं कभी कभी। इसका फॉर्मूला है m/v। आप पॉज कीजिए, इसका डायमेंशन निकालने का कोशिश कीजिए। मोमेंटम का डायमेंशन होगा P का डायमेंशन, पता नहीं इसका m लिखना चाहिए, लेकिन m फॉर मास है ऑलरेडी, तो मोमेंटम को हम लोग P लिखते हैं। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू m, वेलोसिटी का डायमेंशन L/T⁻⁻1। यही कुछ आपको बेसिक यूनिट्स याद होगा तो आप सब कुछ इससे निकाल सकते हैं। तो और एक, तो ऐसे आपको सबका यूनिट्स निकालना आना चाहिए। मैं और क्वेश्चंस करूँगा धीरे धीरे। आप इसमें अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इतना वरी मत होइए, क्योंकि टाइम के साथ वो सब आ जाएगा आपको। टाइम के साथ हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे आगे, उसके बाद जब न्यूटनियन मैकेनिक्स आगे कोर्स पढ़ेंगे, ये चीज़ इतना इनकाउंटर करेंगे आपको ये सब सोच रहे होंगे अभी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उस टाइम आपको मुंह पे सब होगा, आप ऐसे ही बोल दोगे सब डायमेंशंस। ये जैसे मेरे को सब याद है डायमेंशंस, ये याद मैं रखा नहीं हूँ, ये हो गया है बस इतना यूज़ करके, क्योंकि आंसर भी तो आपको गेस करना है पहले ही। मैं अभी बोला हूँ ना, डायमेंशन एनालिसिस अच्छे से आएगा तो आप आंसर गेस कर लोगे। तभी और कुछ टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन सही है क्या, कैन mg/h इज इक्वल टू ½ mv²। ये ऐसा कुछ इक्वेशन फिजिक्स में आप देखें और देख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ इक्वेशन आपको फिजिक्स में कभी देखने को मिलेगा क्या? मतलब मेरा क्वेश्चन यही है बस। कभी आपको कोई भी, आप तो सब पढ़े नहीं हैं अभी, अगर 11th क्लास में आपको थोड़े पता है कि और आगे जब साइंस में जाएंगे, कभी PhD किए तो उसमें कैसा इक्वेशन दिखेगा, ऐसा इक्वेशन भी दिख सकता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, आप फिजिक्स में ऐसा इक्वेशन कभी देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? मैं बोला था 2 मीटर इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा इक्वेशन आप PhD आगे जब जितना ज़िंदगी में आगे पढ़ लो, ऐसा इक्वेशन कभी आपको नहीं दिखेगा। दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ऐसा अगर इसका डायमेंशन जो है, इसका डायमेंशन वही है, तब ऐसा इक्वेशन पॉसिबल है फिजिक्स में। अगर नहीं दिख रहा है तो नेचर में भी उसको फॉलो नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा इक्वेशन पॉसिबल है। कुछ इक्वेशन है जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये इक्वेशन पॉसिबल है नहीं क्या? आप बस डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए, लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालिए, राइट साइड का डायमेंशन निकालिए और चेक कीजिए वो दोनों सेम है कि नहीं। लेफ्ट साइड में क्या है? डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ g इंटू डायमेंशन ऑफ h, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ g इंटू डायमेंशन ऑफ h, प्रोडक्ट हो जाएगा। मास का डायमेंशन है m। अभी यहाँ पे g क्या है? h तो हाइट है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कॉमन सिंबल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग g लिखते हैं। और मैं बोला था कि दुनिया में जितना बड़ा नाम हो, अगर वो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन यही होगा। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नाम हो उसका नाम यही हो, उसका डायमेंशन यही होगा, क्योंकि हर एक्सेलरेशन का डायमेंशन वही है, वही चीज़ से वो बना है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होना चाहिए L/T⁻², क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी यही होगा। और हाइट का डायमेंशन है, हाइट मतलब क्या? एक लेंथ। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है mL²T⁻²। अब इससे क्या कंक्लूड हो गया? वहाँ पे देखिए किसका डायमेंशन है mL²T⁻² है, एनर्जी का। तो अभी थर्ड से आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड से ये कुछ एनर्जी का फॉर्मूला है, और कुछ हो ही नहीं सकता है वो। और क्योंकि उसका डायमेंशन अगर एनर्जी का है तो किसी ना किसी एनर्जी का फॉर्मूला होगा। आप फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं किस चीज़ का फॉर्मूला है। ये इतना पावरफुल आइडिया है ये। मैं इसीलिए बोल रहा था कि इसमें आप अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तब बहुत फिजिक्स सीख लिए हैं। ये देखिए बस ये फॉर्मूला आप कभी नहीं देखे होंगे, mg/g/h क्या है, कहाँ आता है, क्या पता नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या हो सकता है आप बता दी। ये हो सकता है तो किसी एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है। कोई बोलेगा कभी ऐसा लिखा होगा टाइम इज इक्वल टू mgh, ये किसी टाइम का फॉर्मूला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये गलत है।
होगा तो बस ये एनर्जी का फॉर्मूला, और इनफैक्ट ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि आप अगर डायमेंशन सीख गए तो इतना फिजिक्स सीख लिया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन ट्रू हो तो राइट साइड का बेटर एनर्जी होना चाहिए। अभी तो निकाले हाफ एम वी स्क्वायर का, वीडियो बैक करके देखिए। हाफ का डायमेंशन नहीं होता है, एम का डायमेंशन मास है, वी का होता है एल टी टू द पावर -1 और इसका स्क्वायर है, तो ये होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। देखिए लेफ्ट साइड का डायमेंशन एनर्जी का है, राइट साइड का डायमेंशन एनर्जी का है। तो इनफैक्ट ऐसा इक्वेशन हो सकता है फिजिक्स में, भले ही आप नहीं देखे होंगे लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी फॉर्मूला है। ऐसा कुछ ये इक्वेशन नहीं है कि 2 मीटर = 3 सेकेंड, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है चलेगा। तो फिजिक्स में ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट कर सकता है। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आप पॉज कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कहाँ एक प्रॉब्लम आप सॉल्व किए, सोचिए आपको ऐसा मिल रहा है, t = टाइम, t फॉर टाइम है 1/2 पाई √L/g। g वही है, अभी g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा कुछ फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा क्या? आप कीजिए इसको पॉज करके, मैं कर दे रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा? खाली t, क्योंकि कुछ है नहीं, टाइम है। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ 2 पाई इंटू डायमेंशन ऑफ √L/g। 1/2 पाई का कुछ डायमेंशन नहीं होता क्योंकि वो एक नंबर है बस। अभी मैं बोला था नंबर्स का डायमेंशंस नहीं होता है, तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको देखिए, √L/g को आप क्या लिख सकते हैं? L टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई g टू द पावर हाफ, दैट इज इक्वल टू L g का डिवाइडेड बाई g टू द पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये डायमेंशन है हाफ। मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, और थोड़ा इसको लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई g टू द पावर हाफ। अभी L का डायमेंशन क्या है? L एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशन तो L ही है। और g का डायमेंशन क्या है? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैं अभी बोला हूँ कि हर एक्सेलरेशन का डायमेंशन यही है। तो g का डायमेंशन है L t टू द पावर -2 और इसके ऊपर हाफ। अभी देखिए L कैंसिल हो गया। अब t टू द पावर -2 यहाँ है, ये ऊपर आ जाएगा तो t टू द पावर +2 हो जाएगा, और यहाँ पे है 1/2। अभी ये क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता है ना? ये a टू द पावर m होल टू द पावर m होता है, a टू द पावर m इंटू n होता है। t टू द पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, होल टू द पावर 1/2 है, इसका मतलब 2 इंटू 1/2 कितना होगा? t होगा। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या था? यहाँ पे देखिए टाइम था। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? अभी भी टाइम है। तो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला को भी खाली देख लेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस से बता सकते हैं कि हाँ ये किसी टाइम का ही फार्मूला है। तो ये ऐसा इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकता है फिजिक्स में, ये भी ठीक है। तो अभी एक आप खुद कीजिए जो होमवर्क काइंड ऑफ है। आपका फार्मूला है न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। माने अगर ये मास एक m1 है, ये मास एक m2 है फिज़िक्स में, तो इसके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका फार्मूला ये होगा, F = G m1 इंटू F है फोर्स, m1 है इसका मास, m2 है इसका मास, और r है दोनों के बीच डिस्टेंस। तो इससे आप G का डायमेंशन निकालिए। मैं एक हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, वो आप कीजिएगा। क्या कर सकते हैं इससे? G को फैक्टर कीजिए, G = फोर्स इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ G क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ r² डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ m1 इंटू डायमेंशन ऑफ m2। अब देखिए m1 और m2 दोनों मास ही है, तो ये डायमेंशन ऑफ मास ही होगा। आप लिख सकते हैं m1 m2, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जगह m, इसके जगह भी m लिखेंगे। तो ये सब फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, r का डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर का है। मैं तो सब बता दिया, आप अभी कीजिए फिर भी। हो गया?